आज मैं बात करूंगा एक ऐसी शख्सियत की जिनकी मृत्यु की गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई और एक रहस्य ही बनकर रह गई। कहा जाता है कि जो हमारा बजट सेशन है वो शुरू होने वाला था दिल्ली में। जब बजट सेशन शुरू होने वाला था तो उस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब लखनऊ में थे, अपनी मुंह बोली बहन से मुलाकात करने के लिए गए हुए थे। लखनऊ गए थे अपनी मुंह बोली बहन से मुलाकात करने के लिए। यहीं से इस कहानी को ट्विस्ट करके समझना होगा मेरे प्यारे साथियों। इसी जिस बोगी कंपार्टमेंट के फर्स्ट क्लास में इनकी टिकट थी उसमें कुछ अधिकारी भी थे, जैसे एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के मेंबर थे, एक मेजर हुआ करते थे और साथ में थे भारतीय उत्तर प्रदेश विधान परिषद के एक सदस्य। वो सब लोग भी उसी बोगी में थे। मेरे प्यारे साथियों, ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजी ज्ञान पर। मैं सुशांत कुमार हाजिर हूं फिर एक नई जानकारी, एक नई चर्चा के साथ। आज मैं बात करूंगा एक ऐसी शख्सियत की जिनकी मृत्यु की गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई और एक रहस्य ही बनकर रह गई। यूं तो आजादी के बाद इस तरीके की रहस्यमय मृत्युओं की एक कहानी सी नजर आती है बड़े बड़े लीडर्स की, जिनके बारे में मैं अगर नाम लूं तो शायद यहाँ उचित नहीं रहेगा, बट मेरे इस बात को कहते ही आपके मन में कुछ लोगों की इमेज एकदम साफ नजर आ गई होगी। उसी क्रम में आज कहानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिनका जन्म 25 सितंबर 1916 को होता है। पिताजी रेलवे में थे और अपने जीवन के शुरुआती चरण में ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब का संघर्षों से ऐसे मान लीजिए जैसे चोली दामन का साथ हो गया था। कभी पिताजी की मृत्यु, फिर माताजी की मृत्यु, फिर भाई की मृत्यु, फिर नाना की मृत्यु, आखिर में आते आते एक बहन की मृत्यु। इन सब से ऐसे मानिए जैसे संघर्षों से इनका एक जो है दामन इनका हमेशा के लिए जुड़ा हुआ था। इसी बीच भारत आजाद हुआ। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे उन्होंने नेहरू जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद एक नई विचारधारा के रूप में एक नई पार्टी का जन्म हुआ जिसे जनसंघ कहा जाता है। जनसंघ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब भी उनसे जुड़े। ये वही जनसंघ है जिसका आधुनिक रूप आज हमें भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु भी कम रहस्यमय नहीं है। आपको जानकारी होगी कि उनकी भी हत्या कर दी गई थी। उनकी मृत्यु आज तक लोगों को समझ में नहीं आई है कि आखिरकार क्या हुआ था श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जनसंघ के अध्यक्ष बने पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब। पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब जी के बारे में इस बात को आप जानिए कि जो दीनदयाल उपाध्याय हैं उन्हें बीजेपी का गांधी कहा जाता है। इन्हीं की विचारधारा जो एकात्म मानववाद है, जो इंसान के कल्याण और गरिमा पर जोर देती है, वो आज भी बीजेपी की वही विचारधारा बनी हुई है। इन्हें बीजेपी का गांधी, भारतीय जनता पार्टी का गांधी भी इन्हें कहा जाता है। इलेक्शन हुआ 1967-68 की बात है। 1968-67 में एक इलेक्शन होता है। इलेक्शन में जनसंघ के अध्यक्ष बने पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब। ये कहानी जो उनकी जर्नी थी, जो जब से जनसंघ बना तब पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब उनसे जुड़े, ये जो पूरी जर्नी चली आ रही थी, इसमें इनके विचारों से सभी लोग बड़े प्रभावित थे। और कहा जाता है कि एक बार श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने कहा था कि अगर मुझे पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब मिल जाएं तो मैं इस पूरी राजनीति की दिशा मोड़ सकता हूं। बहरहाल एक वैचारिक दृष्टिकोण से भी और एक जुझारूपन से भी जनसंघ को इन लोगों ने आगे बढ़ाने का काम करना शुरू कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, 1967-68 का ये वो समय है जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, उनसे पहले लाल बहादुर शास्त्री साहब की डेथ हो चुकी है ताशकंद समझौते में के बाद और ताशकंद में। फिर उससे पहले नेहरू जी। मेरा कहने का अर्थ ये है कि कांग्रेस के प्रभुत्व को लगातार चुनौती मिल रही है और चुनौती देने वाला ये संगठन जनसंघ था और इस जनसंघ को वैचारिक मजबूती प्रदान कर रहे थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब। ये बात पक्की थी कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, कांग्रेस को अब वो जो चैलेंज है वो आइडियोलॉजिकल बेस पर अब मिलने लगा है। 1967 का दौर आया। 67 के दौर में जनसंघ के अध्यक्ष बने पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब। पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब, अब साल बात 1968 की, 1968 का ही ये वो साल है जिस साल इनकी हत्या कर दी गई। मैं इस पूरे घटनाक्रम के और ज्यादा पीछे न जाते हुए मैं आज उस कहानी को व्याख्यान करूंगा कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था। चलिए साहब, मेरे प्यारे साथियों, कहा जाता है कि जो हमारा बजट सेशन है वो शुरू होने वाला था दिल्ली में। जब बजट सेशन शुरू होने वाला था तो उस समय पंडित दीनदयाल साहब लखनऊ में थे, अपनी मुंह बोली बहन से मुलाकात करने के लिए गए हुए थे। लखनऊ गए थे अपनी मुंह बोली बहन से मुलाकात करने के लिए। कहते हैं वहीं से उन्हें दिल्ली जाना था, लेकिन दिल्ली जाते जाते इसी बीच उनके पास एक फोन आया। फोन था बिहार जनसंघ के कार्यकारिणी
मेंबर ऑफ जनसंघ के अध्यक्ष अश्वनी कुमार जी का। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब आप दिल्ली ना जाकर आप बिहार आ जाइए, वहां पर एक मीटिंग होनी है और मीटिंग होनी है तो मैं ये चाहता हूं कि आप उस मीटिंग से जुड़ें क्योंकि आप जनसंघ के अध्यक्ष हैं। कहते हैं कि आनन फानन में एक टिकट बुक कराई गई। ये फोन उनको सुबह 8 बजे आया था। सुबह 8 बजे इस फोन के आने के बाद एक टिकट बुक कराई जाती है पठानकोट सियालदह एक्सप्रेस में। एक टिकट जिसका नंबर 0434348 था, इस टिकट को बुक कराया जाता है। टिकट बुक कराने के बाद चूंकि उन्हें वैसे दिल्ली जाना था लेकिन वो दिल्ली ना जाकर वो पटना की तरफ चल दिए क्योंकि वहां जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होनी है उसमें उनको इनविटेशन भेजा गया था। उन्होंने कहा कि चलिए आप टेंशन मत लीजिए अश्वनी कुमार जी, मैं एक बार दिल्ली में सुंदर सिंह भंडारी से बात करता हूं जो वहां पर उनके अध्यक्ष थे, जो दिल्ली में जो एक कद्दावर नेता थे जनसंघ के। उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप बिहार चले जाइए। बिहार जाते हैं। बिहार जाते समय इनकी ट्रेन जो पटना सियालदह एक्सप्रेस थी, देखिए यहीं से इस कहानी को ट्विस्ट करके समझना होगा मेरे प्यारे साथियों। इसी जिस बोगी के कंपार्टमेंट के फर्स्ट क्लास में इनकी टिकट थी उसमें कुछ अधिकारी भी थे, जैसे एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के मेंबर थे, एक मेजर हुआ करते थे और साथ में थे भारतीय उत्तर प्रदेश विधान परिषद के एक सदस्य। वो सब लोग भी उसी बोगी में थे। मेरे प्यारे साथियों, ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। जिस बोगी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब थे, जिसमें फर्स्ट क्लास में उनकी टिकट थी, उसके बाद क्या हुआ कि जितने भी उस बोगी में लोग टिकट कर रहे थे फर्स्ट क्लास में, उस फर्स्ट क्लास के जो टिकट में उन अधिकांश लोगों के पते फर्जी पाए गए। हालांकि इसमें क्या सच है क्या झूठ, आप इस कहानी के बाद आप खुद अंदाजा लगाइएगा। वो पटना की तरफ चल देते हैं, पहुंचते हैं जौनपुर। जौनपुर रियासत के राजा पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब के मित्र थे। वहां पर उनका एक कर्मचारी कन्हैया उनसे मुलाकात करता है। वो कहता है कि एक लेटर आपको भेजा है हमारे राजा ने। तो वो पढ़ते हैं, कहते हैं कि ठीक है मैंने ये पढ़ लिया है और राजा को बोलना कि मैं शीघ्र ही उनसे मुलाकात करूंगा। जौनपुर से ट्रेन आगे बढ़ी। जौनपुर से ट्रेन आगे बढ़कर बनारस पहुंची और बनारस के बाद पहुंचती है मुगल सराय। मेरे प्यारे साथियों, ये जो ट्रेन जिस ट्रेन से पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब पटना की तरफ जा रहे थे, इस ट्रेन का नाम था पठानकोट सियालदह एक्सप्रेस। लेकिन ये डायरेक्ट पटना नहीं जाती थी, वहां पर एक कनेक्ट होना था जिसे हम संटिंग भी कहते हैं। आप कभी ट्रेन से यात्रा की होगी तो आपने देखा होगा कि एक संटिंग होती है। संटिंग समझते हैं? जिसमें ट्रेन को उस रूट वाले जाने वाली ट्रेन से उस डब्बों को जोड़ दिया जाता है जो पटना तक जाएंगे। क्योंकि इनको पटना जाना था, वहां पर ट्रेन चेंज होनी थी मुगल सराय में और जाना था इन्हें दिल्ली हावड़ा से। यहां पर शंटिंग हुई और मुगल सराय के बाद ये ट्रेन वहां से निकल जाती है। मुगल सराय तक सब कुछ ठीक है, यहां तक किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। सबको यह है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब अपनी बोगी में हैं। बाद में पता चला है कि उन्होंने अपनी सीट भी बदली है, लेकिन उस बात को भी रुक जाइए, मैं आगे समझाऊंगा। मुगल सराय से ये ट्रेन चलती है पटना की तरफ, जहां इसे 6 बजे पहुंचना था। ट्रेन पटना पहुंची, लेकिन पटना पहुंचने के बाद कैलाशपति मिश्र जो इनके पार्टी के एक अध्यक्ष कार्यकर्ता थे, वो स्वागत के लिए तैयार खड़े थे। लेकिन उस बोगी से पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब नहीं उतरे। कहां गए? ठीक है, बोगी छान ली गई, लेकिन उन्हें लगा कि शायद चूंकि बुलावा दिल्ली से भी था, वहां बजट सेशन चलना है, शायद वहां ज्यादा उनको इंपॉर्टेंट लगा हो सकता है वो पटना आए ही नहीं हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अब इस कहानी में थोड़ा सा वापस जाइए। ट्रेन पटना पहुंची, पटना पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब वहां नहीं मिले उस बोगी में। लेकिन 1 मिनट के लिए वापस मुगल सराय आइए। घटना 3 साढ़े 3 बजे की है। 3 साढ़े 3 बजे एक लाइनमैन एक डेड बॉडी को देखता है। ये डेड बॉडी मुगल सराय यार्ड से 150 मीटर के 150 मीटर से दूर पड़ी हुई थी। क्या पता किसकी डेड बॉडी है। रेलवे पुलिस के जवान आए, पंचनामा जो भी फॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, क्या क्या वहां से बरामद हुआ है, वो सारी की सारी चीजें, जैसे घड़ी, 26 रुपए, 5 रुपए का हाथ में नोट, ये सब चीजें वहां पर लिखने के बाद कहते हैं कि उसी समय किसी ने पूछ लिया कि अरे ये तो जनसंघ के अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं। लोगों को यकीन नहीं हुआ तो जो सूचना दी गई कार्यकर्ताओं, तो आते ही पहचान लिया गया कि ये जो पिलर नंबर 1276 के पास जो डेड बॉडी मिली है, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब की। कितनी बड़ी बात थी कि एक पार्टी का अध्यक्ष
मुगल सराय रेलवे स्टेशन के यार्ड से 150 मीटर दूर डेड पड़ा हुआ मिला और पता किसी को नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। सनसनी मच गई। उधर पटना में लोग इंतजार करते रहे, पटना ये पहुंचे नहीं। आखिरकार ट्रेन आगे बढ़ गई, ट्रेन मोकामा पहुंची। वहां जाकर एक व्यक्ति ने सूचना दी कि फलाना बर्थ पर एक नीचे एक लावारिस सूटकेस है। उस सूटकेस से पता चला कि ये तो सूटकेस पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब का है। बड़ी गड़बड़ हो गई। कंफर्म हो गई थी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब की किसी ने हत्या कर दी है मुगल सराय जंक्शन पर। कहानी आगे बढ़ी। अब मैं यहां से कुछ बातें जो है मैं बताना चाहूंगा। असल में एक हरीश दत्त शर्मा एक लेखक हैं, उनकी पुस्तक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उनकी पुस्तक, पूरी पुस्तक डेडिकेटेड है इस बात के लिए कि आखिरकार उस आखिरी रात में क्या हुआ था। अब मतलब उनके आखिरी के दिनों में, जिस दिन वो वहां से चले हैं, मृत्यु तक की जानकारी उसमें मिलती है। मेरे प्यारे साथियों, पता चलता है, जांच शुरू हुई। जिस बोगी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब ट्रेवल कर रहे थे, लखनऊ से चले थे, पठानकोट सियालदह से मुगल सराय में बदल दी गई थी। हालांकि मुगल सराय से आगे वो गए ही नहीं, क्योंकि वहां पर उनकी हत्या कर दी गई। उसको जो बोगी थी, उस बोगी को तूफान एक्सप्रेस से वापस लाया गया। जांच शुरू होती है। यहां पर दो बातें आपको याद रखनी होंगी। एक तो आरोप प्रत्यारोप का दौर कैसे चला। देखो साहब, कहते हैं कि बलजोत सिंह मधोक जो एक पार्टी मेंबर थे और अटल बिहारी वाजपेयी, उनको सूचना मिलती है दिल्ली में कि ऐसी इस प्रकार हमारे जो अध्यक्ष साहब हैं उनका मर्डर कर दिया गया है, उनकी हत्या हो गई है। कहते हैं कि एयरफोर्स का विमान लिया और सीधे आए। बलजोत सिंह मधोक कहते हैं कि हमें यहां पर अटल जी का एक व्यवहार समझ में नहीं आया, वो बनारस पहुंचते ही गायब हो गए। क्यों गायब हो गए? हालांकि मैं इस बात का कोई सत्यापन नहीं करता, ना मैं इस चीज की पुष्टि कर सकता हूं। उन्होंने यह आरोप लगाया कि इट वॉज ए पॉलिटिकल मर्डर एंड देयर आर मैनी पॉलिटिकल लीडर्स आर इन्वॉल्व इन इट। ये एक राजनीतिक हत्या है, इसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल हैं, ये उन्होंने उन पर आरोप लगाया। हालांकि ये आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलना एक बहुत आम बात होती है। मुद्दे पर आते हैं। डेड बॉडी बरामद हुई। डेड बॉडी का जो भी चीजें वहां थी, टिकट से पहचान की गई। टिकट नंबर 04348 से पहचान हो जाती है, घड़ी से पहचान हो जाती है, 26 रुपए से पहचान हो जाती है, 5 रुपए का नोट हाथ में था। ठीक है। अब प्रश्न उठता है इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन हुई। इन्वेस्टिगेशन में उस ट्रेन में जो लोग उस समय यात्रा कर रहे थे, उनसे पूछा गया कि भाई ये बताइए कि आपने आखिरी समय क्या क्या देखा था। उन्होंने कहा कि हमने आखिरी समय ये देखा कि जब मुगल सराय पे ये ट्रेन चल रही थी हल्की हल्की, जब वहां खड़ी थी, तो एक आदमी आता है। एक आदमी पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब का बिस्तर समेट रहा था। हमने कहा कि भाई ये बिस्तर कहां ले जा रहे हो? उन्होंने कहा कि पिताजी को यहीं उतरना था, पिताजी को यहीं उतरना था, और चूंकि पिताजी अपना बिस्तर भूल गए हैं तो मैं उनका बिस्तर ले जा रहा हूं। उन दोनों के आधार पर लालता नाम के इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, और इसने बताया कि मुझे ये काम करने के लिए भरतलाल और राम अवध नाम के दो चोरों ने कहा था कि जब मुगल सराय जंक्शन पे थे। भरतलाल और राम अवध। ओके, ठीक है। भरतलाल और राम अवध भी इसी आधार पर गिरफ्तार हुए। उन्होंने कहा कि हम चोरी कर रहे थे, चोरी करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब ने हमें देख लिया था और हमने उन्हें धक्का दे दिया मुगल सराय जंक्शन पर ही। बड़ी अजीब बात है। आप चोरी कर रहे थे तो आप, ऑब्वियस बात है, अब जब थोड़ा दिमाग लगाइए कि कोई व्यक्ति का चोरी करेगा तो वो किसी की जेब में पैसे क्यों छोड़ जाएगा? 26 रुपए उनकी जेब में बरामद हुए। मेरे हिसाब से ये बात किसी को भी सेट होने वाली नहीं थी कि एक चोर, मामूली चोर, इस तरीके से किसी को धक्का दे सकता है। हालांकि राम अवध और भरतलाल और राम अवध बाद में रिहा भी हो गए। इन पर चोर, क्योंकि इन पर आरोपित है कि चोरी वगैरह करते रहते हैं। यहां पर एक तर्क जो निकल कर आता है, सभी लोगों ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं मान सकते, है ना। गोलवलकर साहब जो थे, जो उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक के अध्यक्ष भी रहे, उन्होंने कहा कि मैं 150 किलोमीटर दूर हूं, मेरे बिना पोस्टमार्टम मत कराना आप। कुछ चीजें ऐसी हैं, जब ये डेड बॉडी इस पिलर के पास मिली इनकी, तो मैंने बता दिया कि कुछ चीजें मिली। कि लूटपाट के इरादे से कोई बात होती तो लोग उसी को क्यों छोड़ते? भाई ये पैसे तो नहीं छोड़ने चाहिए थे ना। दूसरा, घुटने टूटे हुए होना, और जो दिशा है, जो दिशा थी, कहते हैं कि डेड बॉडी की दिशा भी वैसी नहीं लगती थी जैसी फेंकने के बाद होनी चाहिए थी। मान लीजिए आप किसी को बोगी से धक्का देंगे तो वैसी दिशा तो होनी चाहिए, कि दिशा में गड़बड़ थी। लूटपाट की थ्योरी लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। और तीसरी बात जो लोग नहीं समझ पा रहे थे कि एक दो चोर, मामूली चोर, इस तरीके से फर्स्ट क्लास में घुसकर
अगर वो चोरी कर भी रहे थे, उनको देख लिया था पंडित दीनदयाल के, इस तरीके से कोई किसकी हिमाकत हो सकती है। बहरहाल सरकार पर दबाव पड़ा कि जांच कराइए आप इस बात की। जांच कराने के लिए सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन सौंपी गई सीबीआई को। किसको सौंपी गई? सीबीआई को। मिस्टर लोबो साहब उस समय सीबीआई के चेयरमैन थे। बाद में जब वहां से भी बात नहीं बनी, क्योंकि लोगों को हजम नहीं हुई बात, और फाइनली पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब की मृत्यु की जांच सौंपी गई मिस्टर चंद्रचूड़ साहब थे, वाई चंद्रचूड़, जो उस समय के जज भी थे। उन्होंने कहा कि इनकी जो मृत्यु है वो किसी उपन्यास से कम नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे एक उपन्यास जैसा लिखा गया। उन्होंने कहा कि क्या आपको चीजें जो है समझ में आती हैं? उन्होंने कहा कि देखिए साहब, पहली तो डेड बॉडी की पोजीशन, दूसरा ये लूटपाट करने वाला मामला, ठीक है, और ये हमें नहीं लगता, और चोट के निशान जो अजीबोगरीब दिखाई देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जनसंघ के कुछ लोग जो इसको हत्या करार दे रहे थे, वहां पर एक तर्क निकल कर आता है। अटल जी ने कहा कि देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब एक झगड़ालू किस्म के व्यक्ति थे, हो सकता है ट्रेन में वो किसी झगड़ पड़े हो। कितना अपरिपक्व दवा देने वाला ये बयान है। क्या इस बयान से आप सहमत होंगे कि वो एक झगड़ालू किस्म के व्यक्ति थे? हो सकता है उनका किसी से झगड़ा हो गया हो, इसीलिए शायद इनकी किसी ने हत्या कर दी हो, और या गड़बड़ हो गई हो। बाकी सारी बातें कहना तर्क नहीं है। अरे तो तर्कहीन तो ये स्टेटमेंट नहीं लग रहा हमें। ऐसा होता है क्या? इतने बड़े कद्दावर नेता की इस प्रकार से मृत्यु और इतना अपरिपक्व किस्म का बयान। चलिए जाने दीजिए, हम तो चूंकि वी रेस्पेक्ट ऑल दीज, तो हम क्यों किसी को कटघरे में खड़ा करें। जस्टिस चंद्रचूड़ और सीबीआई की जांच में भी कुछ क्लियर हो नहीं पाया, और ये मौत एक केवल रहस्य बनकर रह गई। क्या केवल दो चोर इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब की हत्या कर देते हैं कि उन्होंने उनको चोरी करते देख लिया था? और अगर चोरी कर बाद में पता चला कि जो बिस्तर था पंडित ने, उन्होंने 40 रुपए में वो बेचा भी, बिस्तर तक बेच सकते हैं, तो जेब में 26 रुपए कैसे छोड़ सकते हैं? वो 5 रुपए का नोट जो आखिर मिला बाद में एक रहस्य बनकर रह गया। आज तक, जैसा कि प्यारे साथियों, मुझे इस बात को कहने में कोई हर्ज नहीं है, जैसा कि आज तक होता आया है, उनकी मृत्यु संबंधित जांच का भी कोई सकारात्मक परिणाम से हमारा अर्थ है कि वास्तव में वजह का निकल कर आना। सजा देना या देना कानून के हाथ में, लेकिन एटलीस्ट ये पता चल जाना कि भाई आखिरकार मृत्यु किस वजह से हुई थी। आज तक ये कोई भी मसला साफ नहीं हो पाया है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कहानी थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब की। अगर आप मुझसे चाहते हैं कि किसी भी शख्सियत के ऊपर कि सर आप वीडियो बनाइए, या आपकी कोई रुचि है जानने की, तो मैं आपके कमेंट्स का भी स्वागत करूंगा। मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय, और अगर ऐसी कोई इच्छा है तो जरूर बताइएगा। मैं कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई जानकारी के साथ। विदा लेता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।